नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। ईओ भर्ती परीक्षा में पैसे लेकर अधिकारी बनने के मामले में एसीबी द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में अभी तक कुछ गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इसी को लेकर जयपुर एसीबी टीम द्वारा कल शाम आरपीएससी सदस्य संगीता आर्य के बयान दर्ज किए गए। आज इसी क्रम में एसीबी टीम द्वारा आरपीएससी सदस्य मंजू शर्मा के भी बयान दर्ज किए हैं। ईओ भर्ती परीक्षा में पैसे लेकर अधिकारी बनने के मामले में एसीबी द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में अभी तक कुछ गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। इसी को लेकर जयपुर एसीबी टीम द्वारा कल शाम आरपीएससी सदस्य संगीता आर्य के बयान दर्ज किए गए थे। आज इसी क्रम में एसीबी टीम द्वारा आरपीएससी सदस्य मंजू शर्मा के भी बयान दर्ज किए गए हैं। टीम आरपीएससी कार्यालय पहुंची, जहां पर सदस्य मंजू शर्मा से काफ़ी देर तक पूछताछ की जाती रही। जानकारी अनुसार एक ही भर्ती परीक्षा में आयोग के 2 सदस्यों की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। एसीबी अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले में अभी फिलहाल पूछताछ की जा रही है और अनुसंधान जारी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में और भी जानकारी सामने आते ही उसका खुलासा किया जाएगा। आज सदस्य मंजू शर्मा के संबंध में अनुसंधान किया जी। एसीबी में एक का मामला है 191/23 जी जी बताएं सर। जिसमें 4 पहले हमारे अरेस्ट है गोपाल के साथ और ईओ भर्ती के संबंध में, और दूसरे संबंध में आज सदस्य मंजू शर्मा से अनुसंधान किया गया। सर कल भी बयान हुआ, अब तक क्या सामने आया सर दोनों के बयानों के? अभी पूर्ण अनुसंधान होगा, उसके बाद ही आगे। सर काफ़ी लंबे समय के बाद दोनों के बयान दर्ज किए, ऐसा कारण मतलब नहीं, वो सारी बिंदु और सब देख के उसके अनुसार फिर आगे दोनों से बात हुई? नहीं, आज तो मंजू शर्मा से हुई है, कल दूसरे मैन से जो है सर कोई फाइलें वगैरह जब्त कर अब जो आगे और तथ्य आएंगे या जो भी होगा उसके अनुसार आगे। सर फाइलें वगैरह भी जब्त किए सर? कुछ बता दीजिए। अभी तक दोनों से हुई है पूछताछ? नहीं, अभी अनुसंधान चल रहा है। देखो, अभी अनुसंधान चल रहा है। अभी मैं इस स्टेज पे ऐसी कोई आपको सर किन से हुई है आज पूछताछ? आज मंजू शर्मा जी। सर और भी कोई आरपीएससी के लोग? दोनों ही महिला सदस्य हैं, इनके अलावा भी और कोई सदस्य है जिनसे पूछताछ हो रही है? नहीं, अभी तक तो इन 2 से ही है ना, आगे जैसा भी होगा। सर आज कोई फाइलें सर इन 2 सदस्यों के अलावा और भी कोई नाम या कोई पत्रावली आज जब्त करी है? अभी अनुसंधान चल रहा है और उसके आधार पे आगे जो भी हमारे अधिकारी उच्च अधिकारियों से होगी और उसके बाद में जो भी सर दोनों के नाम किस तरह से सामने आए थे? क्या एफआईआर में किसी के नाम है या एफआईआर के अंदर हमारे जो विकास जो परिवादी था उसने कहा कि जी मेरे को ईओ भर्ती के लिए जो है आयोग के जो इनके सदस्य मंजू शर्मा और इनके संगीता आर्य के नाम से जो है पैसे में जमा उस संबंध। सर क्या कोर्ट के अंदर बात आई थी कि दोनों के बयान लेने को लेकर के कोर्ट के अंदर जो पैरवी चल रही है? नहीं, कोर्ट में तो कोर्ट ने हमें इसमें जो है डायरेक्शन दी है कि इसके अंदर अनुसंधान करके, और अगर इसमें किसी लोक सेवक की अगर कोई भूमिका पाई जाती है तो उसको आगे आप अनुसंधान करें। नहीं, अभी तक मैं इस स्टेज पर ऐसा कुछ भी नहीं बता सकता क्योंकि अभी हमारा अनुसंधान चल रहा है। आज कोई दस्तावेज जब्त वगैरह करेंगे सर अंदर फाइलें वगैरह? नहीं, क्या कोई फाइल से संबंधित जो इस पर कोई पूछताछ की गई है? कोई नहीं, हमने सिर्फ जो प्रकरण से संबंधित उनसे जो है जो बिंदु है हमारे उन पर पूछताछ की है और कोई रिकॉर्ड हमने अभी तक यहाँ से नहीं लिया। सर इन दोनों को एफआईआर में शामिल कर लिया गया आपने? जी, इन दोनों को एफआईआर में शामिल कराया गया दोनों को? नहीं, उससे संबंधित इनसे अनुसंधान किया गया है। जो हमने पहले अरेस्ट किए हैं उनसे संबंधित जो मुकदमा उसमें अब तक कितने नाम है सर? उसमें हमारे 4। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुष्कर पुलिस और 47 हथियार लेस बीएसएफ जवानों ने फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च कस्बे कपालेश्वर मंदिर से प्रशिक्षु आईपीएस कामले शरण गोपीनाथ के नेतृत्व में शुरू किया। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस और बीएसएफ टीम ने आगामी लोकसभा चुनावों में निर्भीक और भय मुक्त होकर चुनाव में मतदान करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिया। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुष्कर पुलिस और 47 हथियार लेस बीएसएफ जवानों ने आज फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च कस्बे कपालेश्वर मंदिर से प्रशिक्षु आईपीएस कामले शरण गोपीनाथ के नेतृत्व में शुरू किया गया। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस और बीएसएफ टीम ने आगामी लोकसभा चुनाव में निर्भीक और भयमुक्त होकर चुनाव में मतदान करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिया। फ्लैग मार्च जगतपिता ब्रह्मा मंदिर, बाजार, कपड़ा बाजार, वराहा घाट चौक, गुरुद्वारा, बस स्टेशन, रामधाम चौराहे से पुणे पहुंचकर मेला मैदान पर संपन्न हुआ। 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं और उसी बीच में हमने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत आज सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की बीएसएफ की जो कंपनी आई थी उनके साथ मिलकर और पुलिस स्टाफ ने मिलकर कपालेश्वर स्पॉट से ब्रह्मा मंदिर से वहाँ तक गुरुद्वारा, वहाँ से रामधाम तिराहे से आखिर में मुड़ के वहाँ से मेला मैदान तक हमने रूट मार्च निकाला था और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है
और ताकि जो इलेक्शंस आ रहे हैं वो पीसफुली हो और जो लोग वोट करने आए हो कॉन्फिडेंस के साथ आके वोट कर जाए। कौन सी टीम आई थी? ये बीएसएफ की बटालियन है पोखरण, बीएसएफ बटालियन पोखरण में उसकी एक बीएसएफ की कंपनी आई थी, उनके साथ मिलके पुलिस ने ये रूट मार्च किया। कितने जवान होंगे सर उसमें? 47 जवान थे बीएसएफ के और अपनी पुलिस थाने के लगभग 20 जवान थे उनके। बूढ़ा पुष्कर बाईपास मार्ग से सटे श्रीजी कॉलोनी स्थित द जिम के संचालक पर मंगलवार की सुबह 3 अज्ञात बदमाशों ने लाठी सरियों से जानलेवा हमला किया है। यही नहीं, बदमाशों ने जिम संचालक का गला दबाकर जान से मारने की कोशिश भी की। इसी बीच कुछ लोग मौके पर आ गए। इस पर तीनों बदमाश बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। वारदात के संबंध में पुलिस ने जिम संचालक की रिपोर्ट पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। बूढ़ा पुष्कर बाईपास मार्ग से सटी श्रीजी कॉलोनी स्थित द जिम के संचालक पर मंगलवार की सुबह 3 अज्ञात बदमाशों ने लाठी सरियों से जानलेवा हमला कर दिया। यही नहीं, बदमाशों ने जिम संचालक का गला दबाकर जान से मारने की कोशिश भी की। इसी बीच कुछ लोग मौके पर आ गए। इस पर तीनों बदमाश बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। वारदात के संबंध में पुलिस ने जिम संचालक की रिपोर्ट पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। वारदात की जानकारी देते हुए श्रीजी कॉलोनी निवासी जिम संचालक विकास शर्मा उर्फ विक्की ने बताया कि वह मंगलवार की सुबह करीब 7 बजे अपनी स्कूटी पर घरेलू सामान लेने बाजार गया था तथा वापस लौटते समय कॉलोनी के बाहर ही बाइक पर सवार तीनों बदमाशों ने उसका रास्ता रोक लिया और गाली गलौज करते हुए उस पर लाठी सरियों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया तथा उसका गला दबाकर मारने की कोशिश भी की गई। इसी बीच कुछ लोग मौके पर पहुंच गए। लोग बदमाशों को पकड़ते इससे पहले वे जिम संचालक को जान से मारने की धमकी देकर भाग छूटे। आज सुबह मैं अपने घर से 7:15 बजे के आसपास माला लेने के लिए बाराघाट गया था। तो बाराघाट से मैं माला वाला लेके वापस आ रहा था तो 3 अज्ञात लोग थे जो एक सीडी डिलक्स बाइक पे आए थे। उन्होंने मेरी गाड़ी के आगे गाड़ी लगा दी। मैं समझ नहीं पाया, मैं कुछ सोचा थी, मैंने देखा कुछ होंगे कोई लड़के पूछने के जिम के हिसाब से आए होंगे। उन्होंने लगाते हुए में से एक लड़के जो वाइट कलर की जर्सी पहन रखा था, टोपी लगा रखा था, जो सबसे पीछे बैठा था, वो उतरते आते मेरी गर्दन पकड़ ली पीछे से। मैं समझ नहीं पाया क्या हुआ। उसमें से एक लड़के ने आके मेरे डंडे की मार दी। फिर मैंने उसका डंडा पकड़ा, उनको सबको धक्का दिया, थोड़ा चिल्लाया। जब आसपास के मेरे जिम से भी कुछ भगकर आए, जब तक वो भाग चुके थे। मैं कभी उनसे मिला नहीं। मैंने कह नहीं सकते, कोई बिजनेस के हिसाब से भी कोई जेलस हो सकता है, तो इसमें मैं कह नहीं सकता। वो सामने आ जाएंगे तो मैं पहचानने की कोशिश बिल्कुल करूँगा। कैमरे के अंदर आए हैं पर उसमें थोड़ा क्लीन नहीं हो पा रहा है। मैंने रहमत और बरकतों का मुकद्दस महीना रमजान मंगलवार से शुरू हो गया है। मुस्लिम समाज के लोगों ने मंगलवार को पहला रोजा रखा। दिन भर रोजा रखने के बाद शाम को हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह सहित विभिन्न स्थान पर रोजा इफ्तार किया गया। इफ्तार के बाद मगरिब की नमाज की, जिसके बाद ईशा की नमाज में तरबी की विशेष नमाज अदा की गई। रहमत और बरकतों का मुकद्दस महीना रमजान मंगलवार से शुरू हो गया। मुस्लिम समाज के लोगों ने मंगलवार को पहला रोजा रखा। दिन भर रोजा रखने के बाद शाम को हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह सहित विभिन्न स्थान पर रोजा इफ्तियार किया गया। शाम को बड़े पीर की पहाड़ी से तोप दागी गई। इसके बाद फल में पिंड खजूर के साथ रोजा इफ्तियार हुआ। इफ्तियार के बाद मगरिब की नमाज की गई। इसके बाद ईशा की नमाज में तरबी की विशेष नमाज अदा की गई। सबसे पहले तो रमज़ान शरीफ की पहला रोज़े की मुबारकबाद। आज से रमज़ान चालू हो गए हैं और मैं उन सभी रोज़गारों को मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इस माह मुबारक रहमतों बरकतों के महीने में हम सबको नमाज़ पढ़ने की, रोज़ा रखने की, नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए, हर बुरे काम से बचाए। इसकी दुआ करता हूँ मैं। गरीब नवाज के दरबार में बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे कि यहाँ गरीब नवाज के दरबार में आएँ और यहीं में हम जो है पूरे रमज़ान गुजारें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ गरीब नवाज में आते हैं और ये नियत करके आते हैं कि हम यहीं पूरा रमज़ान गुजारेंगे। भारतीय किसान संघ द्वारा आज अखिल भारतीय लेवल पर पूर्व में हुई प्रतिनिधि सभा बैठक पास किए गए 2 प्रस्तावों पर हुई चर्चा के बारे में आज प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी गई। किसान संघ के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 प्रस्ताव में से श्री अन्न, जिसे मिलटेस कहा जाता है, उसे मिलटेस के सुचारू विपणन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इस मौके पर किसान संघ के पदाधिकारियों ने सरकार से मांग की है कि श्री अन्न के विपणन की व्यवस्था ठीक प्रकार से की जाए। भारतीय किसान संघ द्वारा आज अखिल भारतीय लेवल पर पूर्व में हुई प्रतिनिधि सभा में बैठक में पास किए गए 2 प्रस्तावों पर चर्चा के बारे में आज प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी गई। किसान संघ के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 प्रस्ताव में से एक श्री अन्न, जिसे मिलेट्स कहा जाता है, उसे मिलेट्स के सुचारू विपणन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है।
इस मौके पर किसान संघ के पदाधिकारी ने सरकार से मांग की है कि सुचारू विपणन की व्यवस्था ठीक प्रकार से की जाए। साथ ही किसान संघ के पदाधिकारियों ने अपनी 5 प्रमुख मांगों को रखते हुए सरकार से उनके निराकरण की भी मांग की, जिनमें प्रमुख ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, जल प्रबंधन, रोजगार सृजन, कुपोषण प्रबंधन जैसी मांगों को पूर्ण करने की मांग की गई। आज भारतीय किसान संघ की अखिल भारतीय लेवल पर जो अजमेर में बैठक हुई थी, प्रतिनिधि सभा, उस प्रतिनिधि सभा में 2 प्रस्ताव पास किए थे। उसमें संपूर्ण भारतवर्ष के 800 से ज़्यादा पदाधिकारी प्रत्येक जिले से हिंदुस्तान के आए थे। उस प्रस्ताव के अनुसार 2 प्रस्ताव मुख्य रूप से हमने लिए थे भारतीय किसान संघ ने। उनमें एक तो है श्री अन्न, जिसे मिलेट्स बोलते हैं। उन मिलेट्स के बारे में सब जगह प्रोत्साहन तो चल रहा है, कहने को तो सारी बातें हो रही है, लेकिन एक सुचारू उसके विपणन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जब तक विपणन की व्यवस्था नहीं हो जाती है, तब तक किसान अगर पैदा भी कर देता है तो उपभोक्ता के पास वो पहुंच नहीं पाता है। और मिलेट्स के बारे में ये कहा जाता है कि जो जलवायु परिवर्तन है, कुपोषण है, संपूर्ण रूप से जो मिलने चाहिए मिनरल्स वगैरह हैं, ये सारे के सारे मिलेट्स में मिलते हैं, श्री अन्न में मिलते हैं। इसमें रागी है, बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, ये जो मोटे अनाज के रूप में जो जाने जाते हैं, इनके विपणन की समुचित व्यवस्था नहीं है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि इस श्री अन्न की विपणन की व्यवस्था ठीक से करें। रासायनिक खाद, कीटनाशक या अन्य जो आवश्यकताएं दूसरे अन्न को पैदा करने में होती है, इस मोटे अनाज को पैदा करने में इनकी आवश्यकताएं नहीं होती है। तो जब मोटे अनाज को पैदा करने में नहीं होती है, तो ऑर्गेनिक रूप से ये पैदा होने में ज़्यादा सक्षम है। और जब ऑर्गेनिक चीज़ किसी को भी मिलेगी, तो उसके रासायनिक उत्पाद के प्रभाव से जो बीमारियां होती है, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता घटती है और जो खर्चा अधिक होता है किसान का, वो सारे खत्म हो जाते हैं। और मिलेट्स के उपयोग करने के कारण हम एंटीऑक्सीडेशन, प्रोटीन, पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा, ये सब उसमें मिलते हैं। तो उनकी प्रॉपर विपणन की व्यवस्था सरकार करे, क्योंकि अभी खरीद सुचारू रूप से हुई नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मिलेट्स ईयर घोषित किया था, पिछला साल ही पन्ना निकला है मिलेट्स ईयर के रूप में। केवल मिलेट्स ईयर घोषित करने मात्र से इसकी मांग भी बढ़ी है, इसके प्रति जागरूकता भी बढ़ी है, लेकिन इसको खरीदने और बेचने की सुचारू व्यवस्था नहीं हो पाने के कारण ये न तो किसान के पैदा होने के बाद वहाँ से उठ पा रहा है, और न प्रॉपर जिस व्यक्ति को चाहिए उस व्यक्ति तक ये पहुँच रहा है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी जो प्रमुख 5 समस्याएं हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, जलवायु परिवर्तन है, जल प्रबंधन है, रोजगार सृजन है, कुपोषण का प्रबंधन है, ये सभी की समस्याओं से केवल एक श्री अन्न की अगर विपणन की और सप्लाई की पीडीएस में व्यवस्था ठीक से हो जाए, तो इनसे सरकार को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और साथ ही साथ हम ये भी कैसे हैं कि श्री अन्न की खेती बहुत मात्रा में किसान कर रहे हैं। अब जो श्री अन्न की खेती कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि नए नए कंपनियां नए नए प्रयोग करके उनके जो ओरिजिनल, जो वास्तव में उनके साथ बीज की गुणवत्ता, उसके साथ छेड़खानी कर रही है, डीएनए के साथ छेड़खानी कर रही है। तो हम चाहते हैं कि इनकी परंपरागत जो बीज संरक्षण की पूज्य शादानी दरबार तीर्थ रायपुर छत्तीसगढ़ के वर्तमान पीठाधीश्वर संत श्री डॉक्टर युधिष्ठिर लाल जी के अजमेर प्रवास पर शादानी तीर्थ रायपुर के 300 वर्ष की अमर गाथा की फिल्म धुनेश्वर गुरुवार 14 मार्च को अजमेर में दोपहर 3 बजे से निःशुल्क प्रदर्शन अनासागर देवनारायण मंदिर के पास सिनेमॉल में किया जाएगा। पूज्य शादानी दरबार तीर्थ रायपुर छत्तीसगढ़ के वर्तमान पीठाधीश्वर संत श्री डॉक्टर युधिष्ठिर लाल जी के अजमेर प्रवास पर शादानी तीर्थ रायपुर के 300 वर्ष की अमर गाथा की फिल्म धुनेश्वर
गुरुवार 14 मार्च को अजमेर में दोपहर 3 बजे से निःशुल्क प्रदर्शन आनासागर देवनारायण मंदिर के पास सिनेमॉल में किया जाएगा। सिनेमॉल की निःशुल्क टिकटें प्रेम प्रकाश आश्रम वैशाली नगर में स्वामी रामप्रकाश के सेवादार हशु आसवाणी व महेंद्र कुमार तीर्थाणी से प्राप्त की जा सकेंगी। संतों की उपस्थिति में फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा। शो का शुभारंभ पूज्य सदानी दरबार तीर्थ रायपुर के संत श्री डॉक्टर युधिष्ठिर लाल जी के साथ ईश्वर मनोहर उदासीन के महंत स्वरूपदास उदासीन, प्रेम प्रकाश आश्रम के स्वामी रामप्रकाश, श्री राम विश्वधाम के स्वामी अर्जुन राम, तुलसी किशनदास के स्वामी ईश्वरदास, बालक धाम किशनगढ़ के महंत स्वामी श्यामदास, निर्मल धाम के स्वामी आत्मदास, प्रेम प्रकाश आश्रम आदर्श नगर के दादा नारायण दास, जतोई दरबार के भाई फतन दास, नागपुर के साईं प्रकाश डी केवल रामाणी, रायपुर के मुरारीलाल नत्थाणी, साईं बाबा मंदिर पूज्य पारब्रह्म ट्रस्ट, झूलेलाल मंदिर ट्रस्टियों के साथ सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक व शैक्षणिक संगठनों के पदाधिकारियों की उपस्थिति में पूजा अर्चना कर किया जाएगा। अजमेर राजस्थान का सिंधु समाज न सिर्फ सिंधी समाज बल्कि सभी धर्म प्रेमियों, हम बड़ी खुशी से आपके समक्ष यह जानकारी देते हुए आमंत्रित कर रहे हैं कि 14 मार्च दोपहर 3 से 6 बजे का एक फिल्म शो सिनेमॉल अन्ना सागर अजमेर में आयोजित है, जिसमें सदानी दरबार तीर्थ जो एक भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है, उसके 300 साल के इतिहास को 2.5 घंटे की एक भव्य फिल्म में आकर देखें। यह सिंध के संतों की मानव सेवा, माधव सेवा, उच्च आदर्श जीवनी, जब तब व्रत की वह कथा है जिससे उन्होंने अपने जीवन को तपाकर लोगों का कल्याण किया है, भक्ति की राह दिखाई है, दुखियों का दुख दूर किया है। सदानी दरबार जो शिव पूजक पीठ है, उस फिल्म का कृपया आप आकर कथा रूप में सचित्र दर्शन करें। 3 से 6 परबतपुरा क्षेत्र में स्थित एक वर्कशॉप से 2 चोरों द्वारा डंपर का सामान चोरी करने का मामला आदर्श नगर थाने में दर्ज हुआ, जिस पर संज्ञान लेते हुए आदर्श नगर थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों द्वारा वर्कशॉप से डंपर का सामान चोरी किया गया था। पुलिस आरोपियों से अन्य चोरियों के बारे में पूछताछ कर रही है। परबतपुरा क्षेत्र में स्थित एक वर्कशॉप से 2 चोरों द्वारा डंपर का सामान चोरी करने का मामला आदर्श नगर में दर्ज हुआ, जिस पर संज्ञान लेते हुए आदर्श नगर थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवादी ज्ञानचंद जांगीर ने अज्ञात चोरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। वे जब वर्कशॉप बंद करके गए थे, उस समय अज्ञात चोरों द्वारा उनके वर्कशॉप से डंपर का सामान चुरा लिया गया था। इस पर पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए सीसीटीवी कैमरे और अन्य कोशिशों के माध्यम से 24 घंटे के भीतर ही सुलेमान चीता और दिनेश उर्फ दीपक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस दोनों चोरों से अन्य चोरियों की भी पूछताछ कर रही है। कल दिनांक 12/3/2024 को ज्ञानचंद जांगीर, जिसने थाने पे उपस्थित होकर रिपोर्ट दी कि मेरा एक वर्कशॉप है जहाँ पे मैं डंपर और जो भी वाहन है उनका मैं रिपेयरिंग का काम, मेरा वर्कशॉप है जिनमें मैं इनकी रिपेयरिंग का काम करता हूँ। कल शाम को किसी डंपर का इंजन का काम खोल के और मैं घर गया था, और उसके बाद में सुबह जब मैं वापस आया तो मेरे को पता लगा कि मेरे यहाँ से काफ़ी सामान और काफ़ी पार्ट्स वहाँ से चोरी हो गए हैं। उस पर तुरंत मुकदमा दर्ज करके थाने से एक टीम बना के टीम को हिदायत हुई कि सारी तकनीकी सहायता एवं मुखबिरों की सूचना के आधार पर कार्रवाई करें। इस पर थाने की टीम ने मेहनत करते हुए सारे कैमरे वगैरह चेक करते हुए इन्होंने लगातार मुलजिमानों का पीछा किया और 24 घंटे के अंदर ही मुलजिमान को नए माल के साथ दबोच लिया और मुलजिम जो हैं उनसे पूरा माल रिकवर कर लिया गया है। और गिरफ्तारशुदा जो मुलजिम है उसमें सुलेमान चीता है जो सैदरिया का रहने वाला है, और दिनेश उर्फ दीपक है वो अर्जुन लाल सेठी नगर का रहने वाला है। सर पूर्व में भी कोई है इनके जो पुराने मुकदमों की रिकॉर्ड हम महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्देशित कार्यक्रम मेरा प्रथम वोट देश के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मतदान के दिन हमें मूक दर्शक बनकर नहीं बैठना होगा, अन्यथा युवा अपने सपनों और सामाजिक सरोकारों से वंचित रह जाएंगे।
अजमेर राधा रानी मंडल द्वारा कल 13 मार्च गुरुवार को ज्ञान विहार गेट के ठीक सामने स्थान पर फाग महोत्सव के दौरान भव्य स्तर पर शाम भजन का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य कलाकार अहमदाबाद के नंदू जी महाराज होंगे। मंडल सदस्यों द्वारा शाम बाबा की विशेष झांकी सजाई जाएगी और बाबा का फूलों से श्रृंगार किया जाएगा। अजमेर राधा रानी मंडल द्वारा कल 14 मार्च गुरुवार को ज्ञान विहार गेट के ठीक सामने स्थान पर फाग महोत्सव के दौरान भव्य स्तर पर शाम भजन का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य कलाकार अहमदाबाद के नंदू जी महाराज होंगे। आज इसी संदर्भ में मंडल के पदाधिकारी और सदस्यों द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि कीर्तन किए रात बाबा आस्थाने आनो है। भजन के लेखक और गायककार स्वयं नंदू जी महाराज इस कार्यक्रम में पधारेंगे। इसके अलावा हरियाणा के कलाकारों सहित अजमेर के कलाकार भी भजनों की प्रस्तुति देंगे। इस अवसर पर श्याम बाबा का भव्य श्रृंगार विशेष पुष्प और मोर पंखों से किया जाएगा। ये प्रेस वार्ता कल होने वाली राधा रानी मंडल की तरफ से जो 7 वर्षों से वार्षिक उत्सव चला आ रहा है उस संदर्भ में की जा रही है। 7 वर्षों से ये कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा है। मंदिर प्रांगण से शुरू करके ये कार्यक्रम पिछले 3-4 सालों से हम यहाँ मेन रोड ज्ञान विहार गेट के सामने करते हैं। और इस कार्यक्रम में इस बार आकर्षण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है नंदकिशोर जी शर्मा नंदू जी अहमदाबाद से। आपने भजन सुना होगा, कीर्तन की है रात आस्थाना आणो है। ये भजन उन्होंने ही लिखा है, उन्होंने ही गाया है। सभी भजन गायकों को, सभी भजन श्रोताओं को भजन से जोड़ने वाले नंदकिशोर जी शर्मा सबसे सीनियर, सबसे बड़े कलाकार हैं श्याम जगत के। उनका आना इस कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम से जुड़ना, अनुमति देना इस कार्यक्रम की हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। हम सभी मंडल वालों के बीच और यहाँ के जो भी निवासी हैं आसपास और पूरे अजमेर में बहुत उत्साह है इस कार्यक्रम को लेके। आपके चैनल के माध्यम से मैं अजमेर वासियों को और आसपास के सभी इलाकों और सभी शहर वासियों को निवेदन करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और बाबा का दर्शन करें और जो कलाकार आ रहे हैं उनके सबकी भजन प्रस्तुति का आनंद लें। और साथ में मैं ये बताना चाहूँगी कि बाबा शाम को पुष्प बहुत पसंद हैं। रोज़ नए नए पुष्पों से बाबा का खाटू में श्रृंगार होता है। उसी तरह मयूर पंख बनाए जाएंगे फूलों से, उसके बीच में सिंहासन लगाकर बाबा को बिठाया जाएगा। ये एक बहुत ही सुंदर आकर्षण का केंद्र होगा। साथ में बाबा के लिए कलकत्ता से विशेष हाथ के काम की पगड़ी बनवाई गई है, क्योंकि इस कार्यक्रम का जो सबसे मुख्य दारमदार है वो बाबा का रूप ही है और बहुत सुंदर रूप निकल कर आने वाला है। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और बाबा का दर्शन करें। साथ में अनिल रजनीश हरियाणा से इस कार्यक्रम में प्रस्तुति देंगे। स्थानीय कलाकार विमल गर्ग जी, जॉन अजमेरी जी भी इस कार्यक्रम में होंगे। और मैं चाहती हूँ स्थान कौन सा रहने वाला है? ज्ञान विहार गेट के जस्ट सामने। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वामी न्यूज़।